नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस की क्लासेज में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि बाबर की मध्य एशिया में क्या स्थिति थी। बाबर जहां ईरान को विजित करना चाहता था, मध्य एशिया को विजित करना चाहता था, लेकिन वह कर नहीं सका। भले ही 1507 में वह फरगना की गद्दी पर जरूर बैठा, लेकिन वहां पर उसके सामने समस्याएं थी। मैंने कहा था कि एक तैमूरों की समस्या थी, दूसरी इसमें जो अहमद मिर्जा शेख था उसकी समस्या थी, और इस प्रकार से 2 बार वह समरकंद पर आक्रमण करता है लेकिन विजित नहीं कर पाता। छोटे से क्षेत्र काबुल में ही जाकर टिक जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने मध्य एशिया की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी उसको त्याग दिया और भारत की ओर देखा। भारत में उसको एक नए साम्राज्य की नींव रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण समय प्राप्त हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि समय की नियति थी कि उसने ईरान की तरफ से उसको भारत की तरफ मोड़ा गया। बाबर को भारत आगमन के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया, लेकिन बाबर की कुछ महत्वाकांक्षा भारत की ओर बढ़ गई थी। इसका कारण यह था कि भारत में जो है कोई महत्वपूर्ण बड़ा शासक था नहीं। लोदियों का एक पतन का काल चल रहा था जिसका पूरा लाभ जो है बाबर उठाना चाहता था। इसी परिप्रेक्ष्य में बाबर को एक निमंत्रण पत्र मिला, और निमंत्रण पत्र था इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी, जो पंजाब के या पंजाब पर शासन कर रहे थे, इब्राहिम लोदी की तरफ से। और यह जो शासन दौलत खां लोदी का था, तो ये दिल्ली पर गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, ये दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे। वहीं इब्राहिम लोदी अभी भी अपने आप को वास्तविक सुल्तान कहता था कि मैं ही वास्तविक सुल्तान हूँ। और अभी तो आपस में गुटबाजी चल रही थी दिल्ली सल्तनत में भी, जिसका लाभ बाबर के द्वारा उठाया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि जब बाबर भारत में आता है तो बाबर कैसे कैसे भारत में पहले 4 अभियान करता है। ये वो अभियान नहीं है जो आप 1526, 27, 28 और 29 के पढ़ते हो, वो एक युद्ध है। यहाँ बाबर अभियान करेगा। बाबर अभियान करेगा, स्थितियों को जांचेगा। जब स्थितियों को जांचेगा तो क्षेत्रीय स्थिति को जांचते हुए आगे बढ़ेगा, अपने दुश्मन की रणनीति को देखते हुए आगे बढ़ेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बाबर एक कुशल जो था योद्धा था, कुशल रणनीतिकार था। क्यों? क्योंकि वह मंगोलों से चक्रीय प्रणाली सीख चुका था, तोपों का प्रयोग सीख चुका था, वह धनुष विद्या जानता था, घुड़सवारी जानता था, शिक्षित था, और बेहतर तरीके से कुशल जो है युद्ध की रणनीतियों को परख कर चलने वाला एक जो है एक आक्रमणकारी था। क्योंकि हम प्रारंभ में इसको आक्रमणकारी ही कहेंगे, क्योंकि भारत में उसने कोई नींव नहीं रखी है। लेकिन बाबर के आने से अब वह भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव का मार्ग जो है प्रशस्त करेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि बाबर ने जो पहले आक्रमण किए, जो बाबर के पहले आक्रमण थे, वो कैसे कैसे किए बाबर ने। तो जब बाबर को निमंत्रण पत्र मिल ही चुका था, तो बाबर ने जो पहला आक्रमण किया वो 1519 में किया, और बाजौरा और भेरा पर किया। बाजौरा और भेरा यह लोदियों के शासनकाल की अंतिम, यानी कि लोदियों का जो शासन था उसकी अंतिम सीमा वाला क्षेत्र हुआ करता था, और यह एक प्रवेश मार्ग था भारत में आने का। और इस प्रथम आक्रमण में ही जो है बाबर पहली बार जो है तोप का प्रयोग कर लेगा। यानी कि जो बाबर था उसके पास एक अद्वितीय क्षमता थी तोपों की, जो उसके पास एक श्रृंखला हुआ करती थी, वह उसको युद्ध में विजय दिलाने का काम करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो दूसरा आक्रमण इसने 1519 में ही किया और पेशावर को जीत लिया। पहले आक्रमण में देख रहे हैं आप लोग कि बाजौरा और भेरा पर कर रहा है और तोपों का प्रयोग कर रहा है पहले आक्रमण में, और दूसरा देख रहे हैं हम लोग कि पेशावर को जीत लेता है। आज ये क्षेत्र पाकिस्तान में है। और जब तीसरा आक्रमण करता है तो 1520 में करता है और सियालकोट को जीत लेता है, और इसके साथ ही सैयदपुर को भी जो है जीत लेता है। इसके बाद जब बाबर अपना चौथा अभियान करता है 1524 में, मैंने बताया कि 1520 से लेकर 24 तक
जो है बाबर अभी ऐसी स्थिति में था कि वह भारत पर आक्रमण करे या ना करे, ईरान की तरफ मुड़े। और लेकिन इसमें मैंने बताया कि 1520 से लेकर 1521 के बीच का जो समय था वो इसके लिए टर्निंग पॉइंट था। और 1521 में आखिरकार जो है वह जो है ईरान को विजिट करने या मध्य एशिया को विजिट करने की जो है महत्वाकांक्षा को त्याग देता है और 1524 में लाहौर पर आक्रमण करता है और दीपालपुर को भी जीत लेता है। दोनों लाहौर और दीपालपुर को जीतने के बाद वह पानीपत की ओर बढ़ता है और पानीपत को ओर बढ़ते बढ़ते उसको आते आते 1526 हो जाती है। और 1526 में आपको पता है कि पानीपत का फर्स्ट बैटल लड़ा जाता है, जिसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करेंगे। चारों युद्धों को मैं आपको बता दूं, हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलेंगे, छोटे छोटे पार्ट में जो कवर करने की कोशिश करेंगे इसको, कि जिससे आपको ज़्यादा टाइम मतलब ना देना पड़े किसी चीज़ में और छोटे छोटे सेक्शन से आपका काम हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग, तो मैंने कहा कि पानीपत की ओर बढ़ेगा और आते आते 1526 हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, यहाँ तक तो इसकी कहानी होती है कि बाबर अब लाता क्या है भारत में, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बाबर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बाबर जो है 1483 में जन्म होता है और फरगना में होता है और इसकी माता का नाम कुतुलगु निगार खानम था और यह मंगोल वंश की थी। और बाबर को चगताई तुर्क भी कहा जाता है। चगताई तुर्क इसलिए कहा जाता है कि बाबर जो है चंगेजों का वंशज था और चंगेजों का 14वां वंशज हुआ करता था। इसके अलावा जो इसके पिता थे उमर मिर्जा शेख, वो तैमूरों के वंशज थे और बाबर उनमें से 5वां वंशज हुआ करता था। तो बाबर ने, मैंने आपको बताया कि बाबर ने 1560 में काबुल को विजिट कर लिया और फरगना की गद्दी पर बैठ गया। तो बाबर के पास में एक पैतृक उपाधि हुआ करती थी जिसका नाम था मिर्जा। क्यों? क्योंकि इसके पिता का नाम उमर मिर्जा शेख था। तो इसने अपनी पारंपरिक जो उपाधि थी मिर्जा का त्याग कर दिया और बादशाह की उपाधि धारण की, जो आगे चलकर बादशाह की उपाधि जो आगे चलकर बादशाह की उपाधि में बदल जाएगी और अकबर के समय में अब वो बादशाह कहलाएगा। दूसरा था कि भाई 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्याग देता है और 1507 में ही जो है बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। जब बाबर जीत जाता है और काबुल पर अपना अधिकार जमा लेता है तो क्या करता है कि भाई बाबर उदारशील व्यक्ति था, अपनी जनता के प्रति उसका बहुत लगाव था, वह अपनी जनता को खुश रखना चाहता था। तो क्या करता है कि दो बड़े क्षेत्र थे, एक काबुल था और दूसरा कंधार, और इन जगहों पर चांदी के सिक्कों का वितरण करता है। जहाँ कंधार में वह जो है बाबरी नामक सिक्का चलाता है और दूसरा काबुल में तो शाहरुखी नाम का सिक्का चलाता है या शाहरुख नाम का सिक्का चलाता है। ये वही शाहरुख है जो तैमूरों का एक वंशज हुआ करता था, शाहरुख। तो जब इसने सिक्के चलाए तो बाबर लेखन शैली भी करता था, बाबर पद्य शैली में जो है लिखता भी था। तो बाबर जो था पद्य शैली में लिखता था, तो बाबर मुबैयाना पद्य शैली में लिखता था। मुबैयाना पद्य शैली ये जो थी एक अफगानों की या काबुल में एक बहुत अच्छी शैली मानी जाती थी, इसमें ही लेखन कार्य किया जाता था। मैंने कहा था कि बाबर बहुत शिक्षित था। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो वो तुर्की भाषा में लिखी, क्योंकि तुर्की बहुत अच्छे से जानता था और नाम था, आप सब जानते हैं, तुझके बाबरी। बाबर, मैंने आपको बताया, क्लासों में कई बार बताया है, कई लड़कों को बताया है जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने कहा कि बाबर की जो तुर्की बाबरी है, तो बाबर राणा सांगा का उल्लेख करता है कि मैंने ऐसा एक वीर भारत में देखा है कि जो कभी हार नहीं मानता है। तो इस तुझके बाबरी में ही
राणा सांगा के बारे में एक बहुत अच्छा विवरण दिया गया है। और क्योंकि राणा सांगा या संग्राम सिंह के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब बाबर और राजपूत राज्य पढ़ेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर मेरी पढ़ाने की शैली हो सकती है कि थोड़ी सी भिन्न हो। यहाँ पर मेरा मकसद आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। मैं नहीं चाहता कि आप बाबर तो पढ़ रहे हैं लेकिन बाबर के साथ कोई चीज़ लिंक ना करें, कोरिलेट ना करें। यदि आप इतिहास में चीज़ों को लिंक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप प्रश्न नहीं निकाल पाएँ। यदि आप आरओ यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की या छोटे एग्जामों की तैयारी करें, हो सकता है मेरी वीडियो आपको पसंद ना आए, लेकिन जो थोड़े टॉप लेवल के एग्जाम हैं उनके लिए मेरी वीडियो सफिशिएंट साबित होगी। और ये जो है आप देखने के बाद इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो। तो हमने इस चीज़ को देखा तो बाबर ने पद्य शैली में इसका निर्माण किया। दूसरा क्या था कि भाई बाबर को दफनाया भी तो गया। मैंने क्या कहा, जब बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है तो बाबर को दफनाया जाता है जल्दबाजी में। बाबर को क्योंकि आगरा में बाबर ने एक नूर बाग का निर्माण करवाया और भारत में चारबाग शैली में बनी एक पहली इमारत थी जो चारबाग शैली में थी, जिसको बाकायदा अफगानिस्तान या काबुल के बागों की तरह डिजाइन किया गया था। तो आरामबाग का नाम वास्तव में देखा जाए तो नूर बाग था और बाद में आरामबाग कर दिया गया। आज ये रामबाग के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, दूसरी बात यार, पहली बार बाबर को नूरबाग या आरामबाग में दफनाया गया और दूसरी बार इसकी जो पत्नी थी मुबारक यूसुफजई, अकबर ने इनकी पत्नी जो बाबर की जो पत्नी थी मुबारक यूसुफजई की इच्छा के अनुसार अपने जो थे दादा अर्थात बाबर की जो अस्थियां थी उनको वापस काबुल पहुंचाया और उसके पूर्वजों के साथ दफनाया गया। कारण ये था कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में भी कहा था कि मैं अपने जीवन को अपने पूर्वजों के साथ बिताना पसंद करूंगा। इस कारण से जो बाबर की विधवा पत्नी थी मुबारक यूसुफजई के कहने पर या उसकी इच्छा पर अकबर ने इसकी अस्थियों को आगरा से निकलवाया और जो है काबुल में रखवा दिया। और काबुल में एक बाग है ना, उसको भी एक नूरी बाग या काबुल बाग के नाम से जानते हैं और वह भी एक चारबाग शैली में बनाया गया है। हम लोग इस बाबर की शैलियों की चर्चा भी करेंगे कि बाबर ने भारत में चारबाग शैली का निर्माण कर दिया भारत में, और जन्मदाता भी माना जाता है इस शैली का भारत में बाबर। तो आज फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में, जिसके बारे में आपने शायद अच्छे से देख लिया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट देख लेना, एक बार इसका ले लेना आप लोग, और जो है स्क्रीनशॉट से पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।